Hello guys, welcome to this video. This video is only for those who are going to appear a TSPAT examination for regulatory governance and किसी और के लिए नहीं है। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अप्लाई करा था टिस नेट का एग्जामिनेशन के लिए और मैंने उसे क्वालिफाई करा। मैंने 2 ही अप्लाई करा था केवल। मैं इसके लिए प्रिपरेशन करने को सोचा क्योंकि रिजल्ट तो कल ही परसों आया, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब मुझे टिस्पैट का एग्ज़ाम देना होगा। तो मुझे टिस्पैट के एग्ज़ाम के लिए मुझे लगा कि मुझे कुछ तो रिसोर्सेज चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब में कुछ वीडियो देखता हूँ, शायद यूट्यूब में या फिर कोई साइट पे कहीं पे लाइक किसी का कोई साइट होगा, वहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा होगा टिसनेट के बारे में, टिस्पैट के बारे में, टिसनेट क्या टिस्पैट के बारे में कुछ लिखा होगा। बट मुझे मिला कि टिस्पैट के बारे में जो रेगुलेटरी गवर्नेंस उसके बारे में किसी नहीं, सबका बस फोकस होता है टिस्मैट। तो बस तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिली। मैंने रिसर्च कर रखा है इस पर, केवल मैंने 2 पेज का रिसर्च करा है, इस पर बहुत अच्छा मेरे को इनसाइट मिला। तो मुझे लगा कि ये वीडियो क्यों ना मैं जो मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको भी नीड पड़ेगा, तो क्यों ना एक फेयर कंपटीशन किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है फेयर कंपटीशन, बट स्टिल ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो चाहिए ना, ऐसे लोग चाहिए कि जो मेरे कंपटीशन दूर जाए। पर स्टिल मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए आप लोगों को कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी जानोगे। तो दैट इज़ वाई ये मैंने रेगुलेटरी गवर्नेंस का कुछ मैंने रिसर्च करा, वही उसी के रिगार्डिंग ये सारा वीडियो है। तो अगर आप लोग रेगुलेटरी गवर्नेंस के टिस्पैट के एग्ज़ाम अपीयर होगे तो प्लीज़ ये वीडियो को देखो और अच्छा लगे तो बोलना। तो चलो कुछ स्टार्ट करते हैं इसमें। और जो मुझे समझ में आता है आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्लेन फॉर यू एंड उस पर एक्सप्लेन करते करते मेरा भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ऐसे मैंने तो पढ़ रखा है बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ और मैं आप लोगों को देखो जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, जो भी सारा चीज़ मैं एक एक वर्ड बोलूँगा, ये सारा एक एक वर्ड मैंने ऑथेंटिक सोर्सेस उठाया हुआ। क्या क्या ऑथेंटिक सोर्सेस है मैं लिंक दे दूँगा उन सब चीज़ों का, आप लोग उससे खुद पढ़ लेना। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, सारा लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, आप वहाँ से पढ़ लेना। और मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा चीज़ों का कि मैंने कहाँ से क्या क्या उठाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटरी गवर्नेंस। सो व्हाट इज़ रेगुलेटरी गवर्नेंस। जैसे वर्ड से ही, जैसे हर एक चीज़ों का, जैसे मैं कभी पढ़ता हूँ ना तो मैं क्या करता हूँ ना कि वर्ड से ही उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आया रेगुलेटरी गवर्नेंस। सो अगर ऐसा तो कुछ एग्ज़ाम हो और उस पर कुछ पूछे या इंटरव्यूअर पूछे हम लोग, जब हम लोग का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो शायद इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटरी गवर्नेंस। सो वी हैव आंसर ना फॉर दैट। सो या फिर हम लोग को कुछ डेटा पूछे तो डेटा भी मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या डेटा है इस पर। कुछ क्या क्या डेटा हमें याद करके रखना है। लाइक हम लोग एग्जामिनेशन होगा जो, तो उस एग्जामिनेशन में वो डेटा मुझे पूछेगा, डेटा ही पूछ सकता है और क्या ही पूछेगा। लाइक हम लोग तो उतने एक्सपर्ट नहीं है ना जो पूरे डिटेल में पूछे, तो डेटा ही पूछेगा, समथिंग स्टैटिक डेटा एंड समथिंग न्यू, उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, तो वो मैं बताऊंगा भी आपको। सो सबसे पहले हम लोग अपना डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रेगुलेटरी गवर्नेंस। तो जैसे समझ में आ रहा है रेगुलेटरी और एक गवर्नेंस। रेगुलेशन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशंस। तो रेगुलेशन मतलब कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन। सो रेगुलेशन मीन्स होगा कि समथिंग दैट इज रूल दैट एवरीवन शुड अबाइड बाय दैट रूल्स, है ना। तो उसे हम लोग रेगुलेशन बोलेंगे। मैंने रेगुलेशन फ्रेमवर्क बना दिया, इसी के अंडर में आपको सारे काम करना है, वो रेगुलेशन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मुझे मिला है वो OECD के साइट से, तो इन्होंने बोला है रेगुलेटरी गवर्नेंस इज द गवर्नेंस इन द एरिया ऑफ रेगुलेशन, है ना। मतलब जो भी रेगुलेटरी गवर्नेंस है वो रेगुलेटरी है किस चीज़ के लिए, गवर्नेंस के लिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी गवर्नेंस, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ व्हाट इज गवर्नेंस, मीन्स व्हाट इज गवर्नेंस। एक तो रेगुलेटरी समझ में आ गया कि एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर में काम करना है, एक रेगुलेटरी का रूल्स बनना है, एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर मुझे काम करना है, तो वो हो गया रेगुलेटरी, ये रेगुलेशन है इसका। बट द इंस्टीट्यूशन, द पर्सन एंड द एनीवन दोज हु मेक दिस फ्रेमवर्क, जो ये फ्रेमवर्क को पूरा बना रहे हैं, वो फ्रेमवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, जो फ्रेमवर्क को बनाता है उसे हम लोग बोलेंगे गवर्नेंस। जो उसे गवर्न करे, उस चीज़ों को पूरा मीन्स क्या बोलेंगे, उस चीज़ को पूरा उसे रन कराएगा, मीन्स समथिंग बोल सकते हैं, उसे पूरा देख रेख करेगा चीज़ों। इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, गवर्नेंस मीन्स रूल्स, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर दैट अफेक्ट द वे इन विच पावर्स आर एक्सरसाइज्ड, पर्टिकुलरली एज रिगार्ड्स ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड कोहेरेंस। ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ का मैं आप लोगों को ये सारा चीज़ का मैं आपको लिंक भी दे दूँगा और मैं और स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा, तो आप लोग ये देख लेना, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया डेफिनेशन, ये मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग अच्छे से कर लेना। और मैंने जो बता दिया वो समझ में आ ही गया होगा। तो हम लोग अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डेफिनेशन तो आना ही आना चाहिए। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग के एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो होगा हमारा डेटा। सो हम लोग को पता होना चाहिए, अगर हम लोग रेगुलेटरी गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे जो रेगुलेटरी गवर्नेंस है वो क्या क्या है, कौन कौन है।
माइट भी पूछे कितना रेगुलेटरी गवर्नेंस है, नंबर्स ऑफ रेगुलेटरी गवर्नेंस ऑफ इन इंडिया, तो मुझे नहीं लगता वो डेटा पूछे, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे ना, आई थिंक बहुत सारे हो जाएंगे, अनकाउंटेबल, क्योंकि रेगुलेटरी तो बहुत सारे होते हैं ना, स्टेट में होते हैं, सेंटर में होते हैं, यूटीज़ में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुछ मेजर्स लाइक मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या क्या है वो हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग पहले आ जाते हैं सबसे पहला द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तब इसमें क्या है, ऑब्वियस का नाम से पता चल रहा है, जो भी डिस्प्यूट होगा समथिंग उसके बारे में, इंडस्ट्री में जो भी डिस्प्यूट होगा उसके बारे में। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या, 2 लाइन्स लिखा हुआ है जो मैंने लिखा हर एक चीज़ के लिए 2 लाइन्स, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडस्ट्री, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, इसे हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो क्या होगा ना कि जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगा और जो सेटलमेंट होगा, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसके बारे में कोई भी 2 कंपनीज 2 इंडस्ट्रीज हो, दोनों के बीच में कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, तो उसके सेटलमेंट के लिए ये बना था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सबसे पहला। तो आप हम लोग इसमें क्या याद रखें, हम लोग इसमें ये याद रखना है ना भाई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया था। सो वी कैन से दैट इज इन 1947, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है 1947। देयर आफ्टर इसके बाद हम लोग का आया था द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब देखो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि जो फैक्ट्री में होंगे, लाइक जो भी फैक्ट्री में काम करेंगे, तो अब ऐसा ना हो ना, लाइक 1947 से पहले ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स हम लोग को तो ऐसे काम कराते थे, लाइक यू आर जस्ट स्लेव। तो अब हमारा कंट्री है ना, वी आर द लाइक आवर कंट्री बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी ना। सो अब हम लोग उसके लिए अपना एक फैक्ट्रीज एक्ट लाए 1948 में। तो इन्होंने क्या बोला, दिस एक्ट इज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन टू द रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ फैक्ट्री, मतलब जो भी वहाँ वर्कर होंगे लोग का वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा वैसा सारा कुछ। बट आपको उसके अंदर का चीज़ बहुत याद नहीं रखना है, लाइक इसे तो पता चल रहा है फैक्ट्रीज एक्ट क्या हो सकता है, फैक्ट्रीज एक्ट वही होगा जो उसको वर्किंग कंडीशन कैसा होगा ये, बस इतना याद रखना है कब आया था। तो हम लोगों ने अभी तो 2 पढ़ा है, एक पढ़ा क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया 1947, देयर आफ्टर फैक्ट्रीज एक्ट कब आया 1948, बस यही सब याद रखना है, यही सब पूछेगा और क्या ही पूछेगा, यही सब पूछेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग और आगे आ जाते हैं, तो हम लोग को मिलेगा फिर अब अगेन आता है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ा, सेकंड पढ़ा हम लोगों ने द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नाउ थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी एंड दैट इज द इंडस्ट्री एक्ट 1951। अच्छा, हम लोगों को आई थिंक सारे ग्रेजुएट तो सबको तो ये पता ही होगा कि हमारे कंट्री में सबसे पहले 1951 से स्टार्ट हुआ था प्लानिंग कमीशन, एंड दिस प्लानिंग कमीशन वाज लाइक टेकन फ्रॉम द रसिया, है ना। तो रसिया से हम लोग प्लानिंग कमीशन लिए हैं, पता है ना, ये सब भाई पूछ सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के बारे में भी पढ़ लेना, ये तो मैं बोल रहा हूँ प्लानिंग कमीशन के बारे में पूरा पढ़ लेना, प्लानिंग कमीशन क्या, उसके बाद प्लानिंग कमीशन किसने रिप्लेस किया, माइट भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रेगुलेशन में आता है, तो ये सब पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे क्या क्या रेगुलेशन हुआ, तो ये पता होना चाहिए। तो जब मैं भी बता रहा क्या, द इंडस्ट्री एक्ट 1951, सो इंडस्ट्री एक्ट 1951, तो हम लोग को पता होना चाहिए। मैं प्लानिंग कमीशन में थोड़ा सा बताता हूँ। प्लानिंग कमीशन में जो सबसे पहला था 1951 से 1956 तक, जो सबसे पहला प्लानिंग कमीशन था, उसमें क्या था ना, उस पर हमारे कंट्री ने किस पे फोकस करा था, हमारे कंट्री ने सबसे पहले फोकस करा था 1951 से 56 में जो हम लोग का फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आया था, उसमें हमारे कंट्री ने फोकस करा था एग्रीकल्चर पे, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस करा था। उसके बाद 1956 से 1961 में सेकेंड प्लानिंग कमीशन था, उस पर उन्होंने फोकस करा था फैक्ट्रीज पे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने फैक्ट्रीज पे फोकस, लाइक अगर आप आज स्टार्ट किए तुरंत पे कन्वर्ट कर गया, तुरंत पे काम करना स्टार्ट हो गया, नहीं, तो वो चलते रहता है, एक प्रोसेस होता है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो उसी में हमारा द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951। अब आप बोलोगे कि आप इतना क्यों एलैबोरेट कर रहे हो, मैं ऐसा इसलिए एलैबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो, आप याद करने में ईजी हो। क्या हो, 1951 से 1956 में फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आया था, है ना। सेकेंड में कब आया, 1956 से 1961 में सेकेंड प्लानिंग कमीशन था। तो 1951 से जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था 51 से 56, उसमें क्या था, एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था। देयर आफ्टर सेकेंड जो प्लानिंग कमीशन था उसमें किसमें फोकस किया गया था, इंडस्ट्रीज को, है ना, इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया था, फैक्ट्रीज को फोकस किया गया था। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, इसमें क्या क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, गुड है, टू रेगुलेट द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टू कंट्रोल द एक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। समझ में आ गया, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। मैं सबका दे दूंगा आप लोगों को, सारे कुछ का सबका लिंक दे दूंगा, सबको आपको स्क्रीनशॉट में सबका दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है जी। ये समझ में आ गया, मतलब क्या करना है, टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ऑब्वियस डेवलप करना इंडस्ट्री को, उसके लिए हम लोग कुछ नेसेसरी स्टेप लेंगे। टू रेगुलेट द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लाइक हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कैसे कैसे रेगुलेशन लाना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न फॉलो करें जो हमारा इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे, ठीक है जी।
and to control the activity performance and the result of industrial undertaking the public interest. Obvious, कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटी करेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट पे हो, ये ना हो कि प्रॉफिट मेकिंग पे रहे और हमारा कंट्री डेवलप ही ना करे। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने अभी तक 3 पढ़ा है, तो मैं रिवीजन कराता हूँ। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फर्स्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देर आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा थर्ड वन द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देर आफ्टर हम लोग आ जाते हैं, हाँ जी, देर आफ्टर हम लोग आ जाते हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अगेन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। देखो मैं ना बार बार देख रहा हूँ पेपर पे, इसलिए मैंने तो पढ़ लिया है, बट स्टिल मैं बार बार देख रहा हूँ कि मेरे से एक वर्ड भी गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं अगर किसी को कुछ बता रहा हूँ तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ना कि मैं आपको कुछ बता दूँ गलत हो जाओ। तो इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ। तो आप लोग मत सोचना कि ये क्यों बार बार देख रहा है। ऐसे भी मैं स्टूडेंट हूँ यार, आप ही लोग के टाइप से हूँ, तो मुझे भी सब कुछ थोड़ी पता है। मैं तो ये भी पढ़ पढ़ के सीखता हूँ, मेरे को मन कर आपको बताने का तो मैंने बता दिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अब देखो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी सबको पता है क्या होता है। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी वही होता है जो गवर्नमेंट कुछ पेपर्स को सेल करती है, आरबीआई गवर्नमेंट, लाइक हम भी अपने कोई पेपर को, सिक्योरिटी हो गया सारा कुछ, है ना। सिक्योरिटी मनी होता है, समथिंग टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कुछ भी दे सकते हैं अपना प्रॉपर्टी, लाइक शेयर्स का पेपर, समथिंग दैट सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, तो इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया टू, इसका डेट याद है 1956, है ना, 1956। नाउ इसमें क्या बोला गया? टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अगर आप मेरा बात सुन के अगर आप उसे लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे तो मैं स्क्रीनशॉट दे ही दूंगा, लेकिन आप अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप सुन लोगे बार बार तो वो ज़्यादा दिमाग पे घुसता है। क्योंकि मेरा ऐसा है, पता नहीं आपका क्या है, कि मैं जो वीडियो देखता हूँ ना, वीडियो मेरे को ज़्यादा देर तक रहता है, सबका रहता है, वो फोटोजेनिक मेमोरी होता है ना हम लोग का, कि मैं देखूँ किसी चीज़ को तो वो मेमोरी पे ज़्यादा देर तक रहता है। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ उसे आप अगर सुन लोगे और पॉज करके थोड़ा सा लिख लोगे और फिर बाद में मैं स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे ऐड करूँगा ही, तो स्क्रीनशॉट आप देख लोगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। एक बार पढ़ो, खत्म कहानी, नेक्स्ट निकलो, ज़्यादा ध्यान थोड़ी देना इस पर, ठीक है। चलो सिक्योरिटी एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे हम लोग। तो टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस, तो इसमें यही बोला गया है कि टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शंस इन सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस, ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, 1956 हो गया। नाउ हम लोग आ जाते हैं 1956 हो गया। नाउ हम लोग आ जाते हैं, ठीक है जी, नाउ हम लोग आ जाते हैं द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब इसके बारे में सभी ने सुना होगा, जिन्होंने भी कॉमर्स पढ़ा है, जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इन सबको पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है। इसे हम लोग बोलते हैं, अभी मैं बोलूँ, अगर नहीं पता है ना मैं बोलूँ तो याद आ जाएगा, इसे बोलते हैं फेमा। फेमा सुना ही आप लोगों ने। तो फेमा का क्या काम है देखते हैं। फेमा क्या काम था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, इनका डेट याद रखना 1999। अब हम लोग आते हैं इसका क्या काम है। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मार्केट। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ओके, मैं समझाता हूँ। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड टू प्रमोट एंड ऑर्डरली प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द मार्केट। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है, लाइक जब हमारे लाइक हम लोग 1991 तक लिबरलाइजेशन, उससे पहले हम लोग क्या था ना, हम लोग एक कंट्रोल इकॉनमी में थे। उसके बाद क्या क्या पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे पीएम थे, उन्होंने आया और हमारे कंट्री को लिबरलाइज करा, ग्लोबलाइज करा। तो उसके बाद हम लोग कुछ कुछ ऐसे ऐसे रेगुलेशन लाना पड़ा जो हमारे कंट्री को डेवलप करने में बहुत हेल्प करा। उसमें से था एक हमारा फेमा। तो फेमा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एग्जाम में पूछ ही देगा कि पहले रेगुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो रेगुलेशन तो पता होना चाहिए ना कि फेमा क्या था। तो यही था, फेमा यही था क्योंकि हम लोग को एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाना है, और उस ट्रेड को बढ़ाने पे, उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए उसमें जो लाइक अगर मैं कोई कंट्री से ट्रेडिंग करूँगा तो सारे कंट्री की तो करेंसी सेम नहीं है। अगर पाकिस्तान से करूँ उसका भी अलग करेंसी, ऐसा थोड़ी कि सेम रुपी हम लोग का, उसका भी ऑब्वियस रुपी ही है, बट उसका करेंसी में समथिंग गांधी जी नहीं है, उनके में जिन्ना आई थिंक, है ना, जिन्ना। तो ऐसे तो हर एक कंट्री का ट्रेडिंग तो उसमें एक्सचेंज होता है करेंसी, तो उसी के बारे में बोला गया है। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाना है, एंड पेमेंट, ट्रेड एंड पेमेंट को बढ़ाना है, एंड टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मार्केट, है ना, मेंटेन करना है हम लोग का एक्सचेंज मार्केट को, वही है फेमा। क्लियर है? 1999 में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। अगेन द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। देखो ये सब ना इंपॉर्टेंट चीज़ लिख कर रखा है मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा था उस टाइम के लिए, क्योंकि देखो 1991 से पहले से लिबरलाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, उसके बाद हमारे कंट्री को खोला गया, तो उसके बाद जो रेगुलेशन आया और हमारा कंट्री जिसके कारण इतना डेवलप करा है, हमारे कंट्री को डेवलपिंग कंट्री, उसके बाद हम लोग बहुत सारी इकॉनमी को पछाड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल पॉलिसीज़। और ये रेगुलेटिंग पॉलिसीज़ थे। अगर ये रेगुलेटिंग पॉलिसी का अगर जब हम लोग कुछ कोई ऐसा कुछ एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें रेगुलेशन के बारे में बोला गया है, तो वो सब रेगुलेशन हम लोग को पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ये मत सोचा रहे क्या क्या इतना बड़ा था। ऑब्वियस आप ग्रेजुएट हो और आप किसके लिए अप्लाई किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, तो आपको इतना सा नॉलेज होना चाहिए। आप 12th पे थोड़ी हो, है ना, या 10th में थोड़ी हो, जो 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं भाई। आप मास्टर्स करने जा रहे हो भी कहाँ से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो थोड़ा सा ज्ञान लेके जाओ, मजा आएगा यार पढ़ने में। 23 इनटेक है, दिमाग में रखना, केवल 23 सीट्स पे। द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, तो इसमें क्या बोला गया है, टू प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटेटिंग इनटू द ऑगमेंटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड हेयर विथ। मतलब क्या बोला गया, टू प्रोवाइड फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना, फॉरेन ट्रेड में जो डेवलपमेंट होगा, जो रेगुलेशन होगा, बाय फैसिलिटेटिंग इनटू द ऑगमेंटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड हेयर विथ। मतलब जो भी जो फॉरेन ट्रेड हमारा होगा उसको हम लोग को बढ़ाना है, ऑब्वियस, इसीलिए हम लोग ग्लोबलाइजेशन सब किए थे, उसे बढ़ाना है। जो भी एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट को फॉरेन ट्रेड को जितना हो सके उसे फैसिलिटेट करो और इसको रेगुलेट करो, रेगुलेशन के साथ उसे बढ़ाओ और उसको रेगुलेट भी करो। ऐसा नहीं कि बढ़ा दे, रेगुलेशन खत्म हो गया तब तो सारा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसी के बारे में बोला गया इसमें, और इसमें कुछ भी वैसा नहीं लिखा हुआ। टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटेटिंग इनटू द ऑगमेंटिंग मतलब बढ़ाना होता है, ऑगमेंटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड फॉर मैटर कनेक्टेड हेयर, ठीक है, जो भी इससे कनेक्ट होगा सारी चीज़ को बढ़ाना है, बट विथ रेगुलेशन, ठीक है जी ना। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बहुत पॉपुलर जिन्होंने भी कॉमर्स पढ़ा है, जिन्होंने भी जिसका कॉमर्स था, तो हम लोग का तो मेरा बोर्ड में था, हमारे यूनिवर्सिटी में था कि हम लोग को एक लॉ पढ़ना था। तो लॉ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 एक्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने थे हम लोग को। वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द नेक्स्ट वन इज मैं बताऊँगी इसके बाद। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ना है अभी, सबसे पहला क्या, हम लोग 5वां पढ़ रहे हैं, आई थिंक 6th पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या ना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारा बताया है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है, लाइक हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड कैसे हो जाता है ना, ये सारा कुछ। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा उन्हें सब बहुत अच्छे से पता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक वही बोल रहा हूँ ना, मैंने जो चीज़ यहाँ लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बकवास ही नहीं लिखा है। तो ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पूछेगा भाई, याद रखना इसको। गवर्निंग लेजिस्लेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट विच ले डाउन द जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस एंड एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसे जो इसमें क्या दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, उससे पहले वो अग्रीमेंट होता है, फिर वो कैसे वॉइड नहीं होगा, फिर वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट उसे हम लोग इन्फोर्सेबल बनाएंगे, है ना। तो ये सारे कुछ को उसको बोला गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है समथिंग, और आपको बस ये याद रखना है कि कब आया था 1872 में। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल्स एक्चुअली क्या, वो पार्ट 2 में सारा कुछ होता है, तो थर्ड से हम लोग का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है जी। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये भी याद रखना, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसमें क्या बोला गया है ना कि जो भी आप कोई भी चीज़ को कैसे सेल करते हो, मतलब वो सेलिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो सारा टेक्निकल टर्म्स है वो सारा इसमें बताया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होंगे ना, आप लोग कोई कॉमर्स से होंगे, कोई कॉमर्स होंगे तो समझ में आ ही रहा है, जो कोई साइंस बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, कोई आर्ट्स से भी हो सकते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको इतना डीप जानने को नॉलेज नहीं है, कोई नीड नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको बस इसका डेट और नाम याद रखना है, लाइक कब आया था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 में और ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया 1930 में। तो इसमें क्या बोला गया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर एंड सेलर, इसलिए ये रूल बनाया गया था। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले सेल्स में कि बायर का लॉस हो गया या समटाइम्स सेलर का लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरा एक रेगुलेशन, दैट इज़ वाई इसको रेगुलेशन बोलते हैं हम लोग, सारा कुछ एक पैटर्न है ना। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999। अच्छा, ट्रेड मार्क्स से पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अपने आप से पूछना कि कितने लोगों को पेटेंट और ट्रेडमार्क्स में कन्फ्यूजन होता है, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स में, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स
सोच लो, अपने आप सोच लो, अपने आप आंसर कर लो। और आता है तो लिख दो यार, मुझे भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक्चुअली मुझे तो नहीं आता था, मैंने आई थिंक 1-2 साल पहले ही सीखा, जब मैं कॉमर्स में था तो मैंने सीखा ये। तो चलो, ट्रेडमार्क्स क्या होता है? तो देखो, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जब मैंने कोई चीज़ को बनाया, मैंने कोई चीज़ इन्वेंट करा, डिस्कवर करा, तो उसका मैं क्या करता हूँ, उस पर उसका मैंने पेटेंट ले लिया, मतलब ये मेरा है, इसमें मेरा राइट्स है, तो ये मैंने पेटेंट लिया, वो पेटेंट हो गया। नाउ अगर मैं बोलता हूँ ट्रेडमार्क्स इज अ, लाइक यू कैन से द सिंबल, दैट यू कैन से द ब्रांड है, वो सिंबल है, जैसे ऑडी के 4 छल्ले वाले ऑडी है ना, तो वो उसका ट्रेडमार्क है भाई। वो बंदा इसी से भी, कोई घटिया से घटिया गाड़ी में लगा दूंगा ना वो ऑडी का साइन, तो वो खतरनाक, वो ब्रांड है ना। लाइक तो जैसे कुछ छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमारा साइकिल, बहुत बचपन में एक साइकिल आता था, हीरो का साइकिल आता था, आजकल तो हीरो का बाइक भी आने लगा। तो हीरो का जो साइकिल था, गोल सा ऐसा बना होता समथिंग करके, तो वो उसका ट्रेडमार्क है ना। तो ट्रेडमार्क के बारे में क्या बोला गया? तो इससे पहले ट्रेडमार्क का डेट याद रखो, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, बहुत इंपॉर्टेंट, 1999, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 to amend and consolidate the law relating to trademarks, to provide for registration and better protection of trademarks for goods and services, and to prevent of the use of fraudulent marks। अब आप लोगों ने क्या सुना होगा ना, बहुत सारे पहले आता था होलोग्राम का आता था। उन्होंने क्या बोलते थे कि आप होलोग्राम लगा होता था, चिपका होता था, वो भी ट्रेडमार्क टाइप की चीज़ होता है। उसमें बोलते थे उन्होंने कि आप जब भी कुछ खरीदो, लाइक ये जो मेरा प्रोडक्ट खरीदो, तो उसमें आप होलोग्राम चेक करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक आ गए हैं जो यही होलोग्राम यूज करते हैं, ऐसे ही दिखता है पूरा सामान, बट उसका होलोग्राम मेरे होलोग्राम से मैच नहीं करेगा, क्योंकि होलोग्राम एक पर्टिकुलर जो मेरा है वो नहीं बना सकता। तो वही है, वो उसका ट्रेडमार्क्स है। तो आप उससे पता कर सकते हो, अच्छा ये ओरिजिनल है, ये लाइक उसका पायरेसी है ना। तो ये बोला गया ट्रेडमार्क्स में, ये बोला गया ट्रेडमार्क्स के बारे में बोला गया, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क्स। मतलब जो भी ट्रेडमार्क्स का रूल है, माइट भी वो टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम वो मतलब ये हो गया होगा, रिलायबल नहीं रहा होगा अच्छे से, तो उसको ये करना है, टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स। वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन करना है, बेटर प्रोटेक्शन देना है ट्रेडमार्क्स में फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स। क्लियर है, बहुत ईजी है, गुड। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके साथ साथ आप लोग साथ में ये भी लिखना, अमेंड हुआ था 1993 में, और अगेन फिर से अमेंड हुआ था 2002 में। ठीक है जी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं COPRA, कोपरा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें क्या बोला गया, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को ठग ना ले, समथिंग ऐसा कर कुछ होगा। तो इसमें बोला गया है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोवाइड अ सिंपल क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम फॉर रिजॉल्विंग कंप्लेन विद द राइट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो, अगर मैंने किसी से कुछ, लाइक वही होता है ना, एक बार जागो ग्राहक जागो का बहुत एक बार स्कीम चला, जागो ग्राहक जागो समथिंग करके, तो वो यही सब था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था कि उसमें अगर कुछ भी, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही कराए थे, इन्हीं के अकॉर्डिंग हुआ था, नहीं वो दूसरा कुछ था, बट ऐसे ही कुछ है कि मतलब आप लाइक आपने कुछ गलत करा, लाइक बहुत सारे पहले डिजिटल वेट मशीन नहीं था ना, तो कुछ भी करके लोग तो उसको कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया था, जिसमें से क्या था कि क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बनाया गया था। उसमें क्या था कि अगर आप उस पर कंप्लेन करते हैं तो उस पर्टिकुलर सेलर के अगेंस्ट में वो कंप्लेन जाएगा, और उनको फिर वो सारा वर्क करना पड़ेगा, क्या क्या होता होगा वो सब पढ़ा। तो हम लोग उतना जानने का नीड नहीं है, हम लोग बस इतना जानना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था। क्लियर है? ओके जी, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो हम लोग आ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पता है और इम्पोर्टेंट भी है ना। सो एक चीज़ और मैं बताऊंगा साथ में, तो ठीक है जी, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ, ये जो है नेक्स्ट वाला नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आप लोगों ने सुना होगा ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनके चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता। याद रखना नाम, अशोक कुमार गुप्ता। मैं लिख कर रखा हूँ नाम, क्योंकि आप लोग भूल ना जाओ और मैं भी ना भूल जाऊँ, इसलिए, क्योंकि माइट भी ऑब्वियस यार पूछ सकते हैं यार, ये सब स्टैटिक चीज़ है, स्टैटिक नहीं बोलेंगे, मतलब फिर भी 5 ईयर के लिए तो स्टैटिक हो ही जाता है, एटलीस्ट 3 और 5 ईयर के लिए स्टैटिक हो जाता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। तो ये मतलब याद करने वाली चीज़ है। क्या नाम है उनका? अशोक कुमार गुप्ता, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसी को बोला जाता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसी के थ्रू वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। उसमें से उनके जो चेयरपर्सन है वो है अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है जी। 2 में क्या बोला गया? टू इंश्योर अ हेल्दी एंड फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट इकोनॉमी एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, aim to prohibit the anti-competitive business practices, abuse of dominance by the enterprises, as well as regulate various
बिजनेस कॉम्बिनेशन सच एज मर्जर एंड एक्विजिशन। तो समझ में आया? देखो क्या है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है क्या, या 2002 में याद रखना। अब मैं एक्स्ट्रा मुझे आता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यही है कि अगर हमारे हमारे मार्केट में, क्यों हमारा मार्केट तो ओपन मार्केट है ना, तो ओपन मार्केट में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी सेल कर सकता है ना, कोई भी आगे। तो ऐसा ना हो कि उसमें मोनोपोली क्रिएट हो जाए। तो अब बोलोगे मोनोपोली कैसे क्रिएट हो जाए, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मार्केट है। चलो मोनोपोली कैसे क्रिएट हो जाएगा बताता हूँ। देखो, अगर कोई कंपनी अगर एग्जांपल लेते हैं जियो का, जियो कंपनी जो है, जियो कंपनी ने क्या किया, जियो कंपनी ने 2016 पे या उससे पहले 15 पे आई थिंक लॉन्च हुआ, 14 या 15 पे या 14 पे लॉन्च हुआ, 15-16 पे लॉन्च हुआ, जब भी लॉन्च हुआ था। तो जियो आया और क्या मार्केट को पूरा डिसरप्ट कर दिया। क्यों कैसे डिसरप्ट किया मार्केट को? उन्होंने क्या किया कि रेट को उन्होंने फ्री नेट दे दिया भाई साहब, फ्री नेट ही पूरा फ्री, और वो भी 4G नेट फ्री। और जो पहले एयरटेल और आइडिया और वोडाफोन समथिंग जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे वो लोग बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे थे, और इन्होंने क्या किया, पूरा मार्केट डिसरप्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी वोडाफोन आइडिया थे सारे तो पूरे इंसॉल्वेंट हो गए, सारे इंसॉल्वेंट हो गए। बचा कौन? एयरटेल बचा। अब उसे भी अब इसके कारण बिकॉज ऑफ जियो कारण उसे भी अपना रेट कम करना पड़ा। अब मार्केट में कितने बचे? मार्केट में केवल 2 बचे ना। तो ये लोग क्या किए, ये लोग पूरा कॉम्पिटिशन खत्म कर दिए। एक कॉम्पिटिटिव है, एक कॉम्पिटिशन है केवल, तो उससे क्या, उससे स्ट्रगल आराम से किया जा सकता है। अगर कंज्यूमर के लिए बेटर क्या है, कंज्यूमर के लिए बेटर वही है कि उसके पास मोर देन जितना से ज़्यादा सेलर उसके पास रहे, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास भी जाकर वो अपना सेल और परचेज कर सकता है ना। तो ये अच्छा ऑप्शन होता है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन का काम यही है कि वो मोनोपोली क्रिएट ना करने दे, कोई ऐसा रूल्स ना बनाए, कोई ऐसा एक कार्टेल ना बना ले कि वो उसके अगेंस्ट कुछ काम होने लगे, यानी पूरा मार्केट के अगेंस्ट काम होने लगे, है ना। तो और एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं फेसबुक की बात करता हूँ। फेसबुक ने भी मोनोपोली टाइप का ही क्रिएट कर लिया। पूछोगे आप कैसे? देखो, हम लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया साइट यूज़ करते हैं, वी यूथ। सो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फेसबुक तो पुराना हो गया, फेसबुक तो बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन फेसबुक भी बहुत ही बड़ा जाइंट है। और फेसबुक ने क्या कर रखा है, जब व्हाट्सएप जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, तो उन्होंने व्हाट्सएप में क्या किया, व्हाट्सएप को ही परचेज कर लिया। व्हाट्सएप एक ऑल्टरनेटिव था उसके लिए, बट व्हाट्सएप को उन्होंने परचेज कर लिया। देयर आफ्टर उन्होंने क्या और क्या किया गया, उन्होंने इंस्टाग्राम को भी परचेज कर लिया। इंस्टाग्राम भी उनका थोड़ी था, इंस्टाग्राम को उन्होंने परचेज कर लिया। तो क्या करो, पूरा एक मार्केट को ही जो पूरा 90% कैप्चर करते उन्होंने परचेज कर लिया। अगर जैक डोर्सी को वो शायद जैक डोर्सी अगर एक्सेप्ट कर ले उनका प्रपोजल, तो कुछ दिन बाद वो ट्विटर को भी परचेज कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये अनफेयर जो कंपटीशन होने लगता है कि छोटे छोटे कंपनीज तो खत्म हो जाएंगे। अगर मैं कुछ ऐसा स्टार्टअप करूँ फेसबुक टाइप का, फेसबुक ने देखा कि ये तो बहुत ग्रो कर रहा है, अब क्या करेगा, फेसबुक उसे भी परचेज कर लेगा, तो उससे कंपटीशन खत्म होने लगता है। तो इसी का काम करता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि बहुत दिनों से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, ये पहले जो हमारे टीचर, मैं किसी से पढ़ता हूँ, एक हमारे टीचर है, वो बताते हैं पहले क्या होता था कि वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इतने स्ट्रिक्ट थे कि लोग ऐसे कोई भी अनफेयर मीन्स करने से डरते थे। आजकल तो धड़ल्ले से काम हो रहा है, बट स्टिल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। अच्छे से और काम करो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा फिर। चलो, ये समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ द इंडियन पेटेंट एक्ट 2005। अब इंडियन पेटेंट्स एक्ट 2005 में क्या बोला गया है? पेटेंट से पता है, पेटेंट उसमें दिया गया होगा, पेटेंट को कैसे राइट्स लेना है, कैसे उसका बेनिफिट लेना है, या फिर कैसे उसका फ्रॉड नहीं किया जा सकता, ये सब दिया होगा। देखो पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया। टू ग्रांट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्सक्लूसिवनेस, ऑब्वियस ना, पेटेंट है आपका तो एक्सक्लूसिवनेस तो मिलेगा ही आपको। टू ग्रांट सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिवनेस टू मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट्स विद सम इनबिल्ट mechanism to check extreme causes of the competition restrictions, है ना, कि अगर आपने किसी चीज़ का पेटेंट ले लिया तो ऑब्वियस ना उस पर आपको कंपटीशन तो नहीं होगा ना भाई साहब, सिंपल है बहुत। आप अकेले वो काम करोगे। टू ग्रांट सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिवनेस टू मैन्युफैक्चरर ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट्स, जिसने कुछ बनाया है, जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है उसको उस पेटेंट प्रोडक्ट का क्या मिल जाएगा, एक एक्सक्लूसिवनेस मिल जाएगा विद सम इनबिल्ट मैकेनिज्म टू चेक एक्सट्रीम कॉज ऑफ कंपटीशन रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है ना? तो ये कब आया? 2005। बस याद रखना, उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो जानना था वो मैंने बीच में एक्सप्लेन कर दिया है, जो हम लोग को जानना था। ठीक है जी, तो ये पेज हम लोगों ने फर्स्ट पेज कर दिया कंप्लीट। अब हमारे पास बचा है 1.5 पेज। चलो इसे हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर मुझे भी पढ़ना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो बहुत बड़ा है बट ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, 5-6 याद है, 10 तक मैक्सिमम याद करना, तो याद कर लो। नेक्स्ट क्या है, द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसमें क्या बोला गया है, पहले डेट याद रखना, 1926 है ना। तो इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इसमें बोला गया है टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस
their rights, liabilities and responsibility as well as the ensure their fund are utilized properly। समझ में आ गया बात? तो इंडियन ट्रेड, अच्छा यूनियंस क्या होता है? इंडियन ट्रेड, अभी आप लोगों ने देख रहा होगा कि लाइक हमारे फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फार्मर्स यूनियंस भी होते हैं, है ना। लाइक रेलवे के जो लेबर होते हैं तो रेलवे लेबर यूनियंस होते हैं, बैंक लेबर यूनियंस होते हैं, तो सबके एक यूनियंस होते हैं। तो वो यूनियन को कैसे रेगुलेट करना है, वो उसमें कैसे वो लोग अमेंड मतलब कैसे वो ग्रुप बनाते हैं, उन लोगों का क्या क्या रेगुल, ऐसा नहीं कि आप बना लिए रेलवे यूनियन अब कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तो उन लोगों का भी एक रेगुलेशन है, तो उसी के बारे में है। टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को जितना ज़्यादा ट्रेड यूनियन बने उतना लेबर लोग का बेनिफिट है, ऐसा करके गवर्नमेंट चाहते हैं। तो टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, देयर राइट्स, liabilities and responsibility as well as ensure their fund are utilized properly। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ईजी समझ में आ गया। और आगे लिखा गया है, इट गिव्स लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस एंड ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सो दैट दिस कुड कैरी ऑन देयर लेजिटिमेट एक्टिविटी फॉर बेनिफिट ऑफ वर्किंग क्लास। बहुत ईजी, बहुत सही है। क्या बोला इन्होंने? और इन्होंने बोला कि ये उनको लीगल और कॉर्पोरेट स्टेटस देंगे जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हें, और वो प्रोटेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, ये रेगुलेशन जो आया गया है वो रेगुलेशन इसे प्रोटेक्ट करेगा सो दैट कि ये और जो वर्कर हैं वर्कर लोगों का ये अच्छे से उन लोगों का जो भी इशू है, जो भी समथिंग कुछ होगा उसे वो रेज कर पाए। ओके, ठीक है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, ये भी याद रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, BIS, जो BIS हॉलमार्क हम लोग सुनते थे ना, वही BIS है। इसमें क्या गया, टू सेट, इसमें क्या बोला 1986 में आया था, इसमें क्या बोला गया, टू सेट स्टैंडर्ड फॉर वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर सेफ्टी। लाइक अगर मैं कुछ प्रोडक्ट है उस पर मैं उसका BIS का मार्क डाल दूंगा तो क्या होगा, उससे मुझे ये पता चलेगा कि ऑथेंटिकेट है, इसमें गवर्नमेंट ने इसे या फिर इस रेगुलेशन ने समथिंग, कोई एक रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसे BIS मार्क मिला हुआ है, और अब उसके थ्रू ये पता चलता है कि ये करेक्ट है। ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो हुआ हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो मेजर रेगुलेशन थे। अब क्या पढ़ेंगे, ये एक्चुअली गवर्नमेंट के सारे थे, अब गवर्नमेंट के ही हैं बट लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर। अब कुछ ऐसे पढ़ते हैं जो इंडिपेंडेंट है, लाइक कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पावर के लिए, पावर मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करने वाला जो बोर्ड है उसका नाम है इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन। ये याद रखना है कि वो कौन रेगुलेट करता है इसे, तो कौन रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ERC, जो हर एक स्टेट में मिलता है, हर एक स्टेट, मैक्सिमम स्टेट में मिल जाएगा ये। अब ऑयल एंड गैस को कौन रेगुलेट करता है, ऑयल एंड गैस को रेगुलेट करते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, PNGRB। एक बार फिर से बोलता हूँ, द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेट रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेकिंग प्रोडक्ट्स में ये सारा रेगुलेशन करते हैं। अब कोल के लिए, कोल को कौन रेगुलेट करता है भाई, अगर तो आप कुछ ऐसे स्टेट से होगे जहाँ पे कोल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि आप उड़ीसा से हो रहे हो, वेस्ट बंगाल से हो रहे हो, झारखंड से हो रहे हो, तो आपको पता हो जाएगा कि कोल का क्या होता है। कोल का कोई रेगुलेशन नहीं करता, कोल का एक्चुअली गवर्नमेंट ही सारा करती है। अब बोलो रेलवे कौन रेगुलेशन करता है, ऑब्वियस नॉट, रेलवे का क्या, रेलवे तो गवर्नमेंट का है, बट स्टिल अब क्या हो रहा है, अभी तो कुछ प्राइवेट पार्टी को दिया जा रहा है रेलवे, बट रेलवे नहीं दिया जा रहा, रेलवे ट्रैक नहीं दिया जा रहा। अगर रेल खरीद भी लोगे तो रेल चलाओगे कहाँ, रेलवे ट्रैक पे चलाओगे, तो ये रेगुलेशन कौन करेगा, वो हमारे गवर्नमेंट ही करेंगे, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ अभी बहुत इंपॉर्टेंट, टेलीकॉम को कौन रेगुलेट करता है, टेलीकॉम को रेगुलेट किया जाता है ट्राई के थ्रू। ट्राई मतलब TRAI, ट्राई का मतलब क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन है PD बघेला, ठीक है, ये मुझे याद है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ पोर्ट्स, लाइक ये भी पोर्ट्स को भी तो रेगुलेट करना पड़ेगा ना भाई, हमारे पोर्ट्स को, तो हमारे पोर्ट्स, अभी पोर्ट्स का नाम आता है, तो पोर्ट्स का जब भी बात आता है तो मुझे याद आ जाता है अडानी का, क्योंकि सारे पोर्ट को उन्होंने परचेज कर लिया भाई, अडानी ने, पूरे गुजरात का पोर्ट तो उन्हीं का है सारे, तो मुंबई सारे अडानी भाई साहब हैं, ठीक है। तो पोर्ट को कौन रेगुलेट करता है, पोर्ट को रेगुलेट करता है टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट, टैम्प, टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट। अब इसमें बारे में लिखा गया है, टैम्प हैविंग लिमिटेड अथॉरिटी इन द डिटरमाइनिंग टैरिफ ऑन मेजर प्रोडक्ट, देयर इज नो रिकोर्सेस ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ कंपटीशन। कुछ याद नहीं रखना, पोर्ट्स को रेगुलेट कौन करता है, टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स, बस याद रखना, खत्म कहानी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एयरपोर्ट्स को। अब एयरपोर्ट को कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, बहुत ईजी है ना। लेकिन केवल AAI नहीं करता, उसके साथ एक और होता है DGCA बोला जाता है, वो क्या
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना, एयरपोर्ट का, क्योंकि सिविल एविएशन नॉर्मल आदमी जाते हैं हम लोग, तो सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्लियर है, ठीक है। नाउ रोड्स को सबको पता होगा, सबको बड़ा बड़ा लिखा था NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI ये रेगुलेट करता है, ठीक है जी। अब आगे जाता है, रेलवे को बता दिया मैंने, तो गवर्नमेंट करता है, ठीक है। वाटर सप्लाई सैनिटेशन को कोई रेगुलेट नहीं करता, दैट इज़ वाई वाटर सप्लाई सैनिटेशन का ये हाल है कि गंदा पानी मिल रहा है, लाइक ढंग का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, तो वाटर सप्लाई का तो रेगुलेशन नहीं है, कोई नहीं। जब हम लोग ये पढ़ाई पूरा कर लेंगे ना, लाइक वी ऑल, लाइक जो भी हम लोग मिलेंगे वहाँ जाके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग वाटर सप्लाई को, उसमें हम लोग के रेगुलेशन बनवाए हैं और वाटर सप्लाई में बहुत काम करेंगे, क्या बोलता है, ग्रेट, थैंक यू। चलो आगे, और सोशल सेक्टर के लिए, सोशल सेक्टर में भी कोई रेगुलेशन नहीं होता है, तो बट उसमें सोशल सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हम लोग के एजुकेशन का। तो एजुकेशन में बस याद रखना कि एजुकेशन को रेगुलेशन का काम किसे दिया गया है, तो एजुकेशन में रेगुलेशन का काम दिया गया है, जो हायर एजुकेशन होता है उसमें काम दिया गया हमारा UGC को, है ना, UGC को काम होते हैं, जो टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी ग्रेड वाले कॉलेजेस जो होते हैं, तो उसको कौन करता है, AICTE, है ना, AICTE, ठीक है जी, बस इतना ही है। और आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही नहीं पढ़ना है, मतलब ये मेरे तरफ से इतना कुछ था, और आप लोग अपने से भी पढ़ना, अगर कुछ मिलेगा भाई तो मेरे को भी सेंड करना, चलो हम लोग मज़े से पढ़ते हैं, हमको मेरे को ग्रुप में टैग कर देना, और मेरे को कुछ मिलेगा। और तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्लानिंग कमीशन पे एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि प्लानिंग कमीशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ओके देन ये तो ख़त्म हो गया। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इससे लाइक इसमें से और भी पढ़ना है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा, बट इसमें से और भी पढ़ना है। अगर आप लोग कुछ पता चले तो प्लीज़ को मेरे कमेंट पे कुछ लिख देना उस पे रिगार्डिंग, तो मैं उस पर पढ़ लूँगा। अगर आप लोग कुछ लगता है कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हो, क्योंकि एग्ज़ाम जब तक ना है तब तक मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ मैं भी बनाता रहूँ, मैं भी पढ़ता रहूँ, आप लोग भी बताता रहूँ। तो उसमें से मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोग को और मैं खुद के लिए भी, आप लोग क्या, मैं खुद के लिए भी, एक्चुअली मैं खुद के लिए फिर आपके लोग के लिए तो सब दोनों के लिए हो जाएगा। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से हम लोग मैं बनाता हूँ उसमें वीडियो, डिटेल वीडियो। फिर एक CCI के बारे कंपटीशन हो गया, सेबी के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ ना लाइक कुछ और लाइक जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, लाइक अभी हम लोग ये जो बिल आया था हम लोग का, किसान वाला बिल आया था, वो उसमें हम लोग को पूरा 3 बिल आए हैं उन लोग पे, जो एक्ट बन चुके हैं, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलूँ और क्या हो सकता है, और क्या, हाँ हम लोग अगर पब्लिक पॉलिसी की बात आता है ना, पब्लिक पॉलिसी की बात आता है तो हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, हम लोग पंचायत के बारे में पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत में क्या होगा, कब हुआ, कैसे कैसे क्या बना, कौन कौन कमेटी था हमारी, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ये सबका वीडियो बना दूंगा, और फिर हम लोग साथ में पढ़ेंगे यार, क्या हो गया फिर। और अगर आप लोगों को लगता है कुछ और वीडियो इस चीज़ से ऐसे रिलेटेड कुछ बनाए जो रेगुलेटरी गवर्नेंस हम लोग का हेल्प करे, रेगुलेटरी गवर्नेंस में हम लोग का, तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं और कोई वीडियो बनाऊं जिसमें हमारा एग्ज़ाम में हेल्प हो, हमारे इंटरव्यू में हेल्प हो, तो आप बोल दो कमेंट पे। मैं तो चाहता हूँ वीडियो बनाना, मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग भी देख लेना। क्योंकि देखो, मैं अगर ये वीडियो बना दूंगा, मैं आपके हेल्प से बना दूंगा वीडियो, तो एक फ़ायदा ये होगा कि लाइक अगर फ्यूचर में कोई नेक्स्ट जनरेशन, हमारे से नेक्स्ट ईयर वाले जो लोग आएंगे, उनके पास वीडियो होगा यार समथिंग पढ़ने के लिए।